जल संधि का हिस्सा था कि भारत एक एक जानकारी देगा, कब पानी छोड़ना है, कब पानी रोकना है। भारत ने क्या किया, अब ना पानी छोड़ने की जानकारी दे रहा है, ना पानी रोकने की। अब पाकिस्तान को झेलना है, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति होगी, यह भारत कर रहा है। अब आपको बताऊं पाकिस्तान में इसका असर क्या हो रहा है। पाकिस्तान परेशान है, इसीलिए वहां के नेता सब जंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे और बड़ी बड़ी बातें। भारत में चिनाब नदी और पर बगलिहार और सलाल डैम बने हुए हैं। पाक में चिनाब का कितना पानी जाएगा इन डैम से ही तय होता है। सिंधु समझौते के तहत भारत पहले पानी की जानकारी दिया करता था, कब बांध से पानी रोक रहा है, कब अचानक पानी छोड़ रहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु संधि तोड़ दी। अब वो पानी भी रोक रहा है और पाक को बता नहीं रहा है। चिनाब का पानी रोका तो पाकिस्तान में 40% तक बहाव घट गया। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में हुआ। सिंध और पंजाब में अभी गेहूं और धान की फसल उगाई जा रही है, लेकिन फसलों को भरपूर पानी देने वाली चिनाब नाले में बदल गई। इससे पाकिस्तान में गर्मी में भारी जल संकट पैदा हो सकता है। भारत के रोकते ही बिजली, सिंचाई और पानी का संकट बढ़ जाएगा, जबकि भारत चिनाब झेलम में नए पावर प्लांट बनाने जा रहा है। जी हां, यानी जो नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन थी वो भारत की ताकत बढ़ाएगी। इसलिए पाक वर्ल्ड बैंक से लेकर ग्लोबल मंच तक गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हर मांग को ठुकरा दिया है। भारत ने तो वाटर स्ट्राइक का एक और तरीका भी शुरू कर दिया है। पहले वो बांधों में पानी रोककर पाकिस्तान को सूखे के संकट में डालता है, फिर बिना बताए अचानक बांध से नदियों में पानी छोड़ देता है। पिछले दिनों भारत ने झेलम में अचानक काफी पानी छोड़ दिया था। पीओके को झेलम में पानी छोड़े जाने की जानकारी नहीं थी और जब तक पता चलता मुजफ्फराबाद समेत कई जगह बाढ़ आ गई। अब भारत ने चिनाब नदी में भी ऐसा ही कदम उठाया है। पहले बांधों के जरिए पानी रोककर सूखे का संकट और फिर अचानक चिनाब नदी में पानी छोड़कर बाढ़ जैसी स्थिति, सैलाब आ जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। देखिए जो वहां पहुंचे चिनाब तक और भारत के लोग क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के इस फैसले के बाद। गेट्स में पानी की जो बिल्कुल फ्लो है वो कम कर दिया गया है। कारण यह है कि अब भारत जो है किसी भी संधि से बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा पानी जो है हर समय पानी दिया जाए या फिर किस मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि अब आप यहां पर देखेंगे बगलिहार प्रोजेक्ट में तो गेट्स जो है गेट्स क्लोज्ड हैं। यहां पर पानी की तादाद भारत की तरफ से भी कम कर दी गई है। चिनाब दरिया में पानी का जलस्तर जो है वो जो अमूमन तौर पर होता है उससे काफी नीचे आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी कि हर समय भारत को पाकिस्तान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अभी हमने कितना पानी छोड़ा है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि अभी जो है हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं या ज्यादा बाढ़ के कारण पानी छोड़ा गया है। भारत की वो बाध्यता जो है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के जो है स्थगित होने के साथ ही वो भी बंद हो जाती है। 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है। जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए। तो आपने भारत के लोगों को भी सुन लिया, उनकी भी मांग यही है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को ना दिया जाए। सिर्फ पानी नहीं, रोटी के भी लाले होने वाले हैं। इसकी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, आटे का स्टॉक कर रहा है, आटे की बोरियां रखी जा रही है। 2-2 महीने की तैयारी कर ली गई है पाकिस्तान की तरफ से कि आखिर आटा स्टॉक कर लिया जाए। बाकायदा पाकिस्तानी सरकार ने भी ऐलान किया है। देखिए कुछ साल पहले पाकिस्तान में आटे पर जंग छिड़ी थी और आटे के लिए मुल्क के अंदर खून खराबा तक होने लगा था। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरजेंसी आटा की लग गई और पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए खौफ में पाकिस्तान के लोग रसद जमा करने में जुट गए। कुछ लोग ने तो दफ्तर और कामकाज पर जाना भी छोड़ दिया है। कई लोग परिवार को बॉर्डर के इलाकों से दूर लेकर जा रहे हैं। पीओके में तो लोगों को खाने का स्टॉक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। एलओसी से सटे इलाके के लोगों को 2 महीने का आटा जमा करने को कहा है। मुजफ्फराबाद की एक मिल से 250 टन आटा जमा करने को भेजा है। आमतौर पर बर्फबारी के मौसम में पीओके में आटे का स्टॉक जमा होता है और संकट के समय पाक के बाकी इलाके 15 दिन का स्टॉक रखते हैं। लेकिन भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए। जंग के बड़े खतरे को देखते हुए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसलिए पाकिस्तान ने 2 महीने का आटा स्टॉक जमा करने को कहा है। उसने लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा सुरक्षित रखने को कहा है। एलओसी के पास गोदामों में स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और बंकर की तरह आटे अनाज के खुफिया अड्डे का भी दावा है। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो हाल आटे का है वही हाल पानी का भी है। दोनों को लेकर पाकिस्तान के नेता डरे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमने पानी के सरचश्मों की हिफाजत करना जानते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हर उस बंद को रॉकेट मारकर तोड़ देंगे जो पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने के लिए बना। आपको तस्लीम नहीं करता, आपके साथ बात करने पे आमादा नहीं, आपके हकूक तस्लीम नहीं करता, तो फिर उसमें बातचीत नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का पाकिस्तान के पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो वो वायलेशन में होगा बैनुल अक़वामी बनाए गए कवानीन के और पानी के हकूक का। दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, पानी और आटे के लिए रो रहा है
और मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। फतेह का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है। 3 दिन में ये दूसरा परीक्षण है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये भारत की पृथ्वी है। पृथ्वी के आगे पाकिस्तान की फतेह कहीं नहीं टिकती है। अब देखिए जरा पाकिस्तान कितनी मिसाइलें क्यों ना टेस्ट कर ले। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो वो टेंशन में है उस टेंशन को कुछ कम कर सके। लेकिन आपको बताऊं, जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है उसकी हालत क्या है। देखिए उसकी हालत यह है कि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट हुआ। 3 दिन में पाकिस्तान ने दूसरा मिसाइल परीक्षण किया है। 120 किलोमीटर तक मार करने वाली फतेह के टेस्ट का दावा है। यह फतेह कम दूरी की सतह से सतह पर हमला करने वाली, टारगेट सेट करने वाली मिसाइल है। यह ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। अब देखिए पाकिस्तान की मिसाइल भारत की मिसाइलों के आगे नहीं टिकती है। पाकिस्तान का जो फतेह मिसाइल भारत के पृथ्वी 2 के सामने नहीं टिकती है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 2 मिसाइल प्रणाली बेहद कामयाब मानी जाती है और उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अब्दाली का टेस्ट किया था और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर होने का दावा है। भारत के पास प्रलय मिसाइल भी पाक में तबाही मचा सकती है। यह भारत निर्मित एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 400 किलोमीटर की है। इसकी पेलोड क्षमता 800 किलोग्राम तक है। भारत की शौर्य, पाकिस्तान की मिसाइलों का भारत के पास कई तोड़ हैं। 750 किलोमीटर रेंज वाली शौर्य भी पाकिस्तान में तबाही मचा सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। भारत की शौर्य मिसाइल उच्च गति से चलती है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी मुश्किल बना देती है। अग्नि, इसके साथ ही भारत के पास ताकतवर अग्नि मिसाइल भी। इसकी रेंज 700 से 5000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने में भी सक्षम है। भारत के किसी भी कोने से इसे चलाया जाए, यह पाकिस्तान पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में नेता क्या कह रहे हैं। मुस्तफा कमाल फिर वो परमाणु धमकी दे रहे हैं और सुनिए जरा अयूब मिर्जा को वो उन्हें जवाब दे रहे हैं। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे और ये अंदर आ जाए, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है। इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। पाकिस्तान के अंदर सब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि मोदी जी आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन राक्षस जर्नैलों से, आओ मोदी जी। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मोदी जी आ रहे हैं तुम्हारी जान छुड़ाने इन जर्नैलों से। तो आप सुन रहे थे अयूब मिर्जा को। दूसरी तरफ भारत ने सुखोई की तैनाती की है। आज सुखोई नजर आया लेह में। जंग के हालात में कैसे तैयार करना है देश को, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है। जंग की परिस्थितियों में ब्लैकआउट की खास जरूरत पड़ती है, जिससे दुश्मन को नीचे ना दिखने पाए, दुश्मन के टारगेट ठीक जगह ना सेट होने पाए। आइए आपको बताऊं कि आखिर ब्लैकआउट की जरूरत कब पड़ती है। खासतौर पर वॉर जोन, जो बॉर्डर के नजदीक इलाके हैं, उन इलाकों पर भारत के खास ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली मची हुई। देखिए जगमग है शहर और उसके बाद सारी लाइट्स बंद कर दी गई। भारत की खास ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली है। पंजाब बॉर्डर पर भारतीय सेना ने ब्लैकआउट किया। पूरे फिरोजपुर में आधे घंटे तक अंधेरा था। सड़क से लेकर हर घर तक की बिजली बंद कर दी गई थी। कोशिश थी कि आसमान से या हवाई रूट से नीचे कुछ ना दिखे। भारतीय सेना का जंग की रिहर्सल का यह एक बड़ा कदम था। दरअसल ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जंग में बेहद कारगर होता है। इससे दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन नहीं मिल पाती। 1971 में पाकिस्तान ने धोखे से हवाई हमला किया था, तब भी भारत ने ब्लैकआउट से पाकिस्तान को झटका दिया था। 11 एयरबेस पर पाक ने हमला किया, लेकिन खास नुकसान नहीं हुआ। भले ही आज काफी स्मार्ट हथियार और मिसाइल आ गए हैं, लेकिन घने अंधेरे में टारगेट को चुनना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भारत के पास S-400 जैसी अचूक प्रणाली है, मतलब भारत मिसाइल और हवाई हमले नाकाम कर सकता है हवा में ही। फिर भी ब्लैकआउट का अभ्यास दूसरी तैयारी रखना है। ब्लैकआउट के दौरान ड्रोन या मिसाइल अटैक टारगेट मिस हो सकते हैं, यानी दुश्मन को हवाई हमले से रोका जा सकता है। ब्लैकआउट से नागरिकों को सुरक्षा का भी एहसास रहता है और दुश्मन को इस संदेश भी कि हमारे पास हर रणनीति है। देखिए भारतीय सेना भी बॉर्डर इलाके में अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय सेना लगातार जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है।
आइए अब आपको दिखाऊं कि भारतीय सेना एक्शन में है। तो बॉर्डर से ही देखिए आईडी बरामद हुए, पुंछ से आईडी बरामद हुआ, 1 2 3 4 5 6 आईडी मिली है, यानी आतंकी साजिश का हिस्सा था। इसलिए भारत ने अपने टारगेट सेट कर लिए जो आतंकी साजिशें कर रहे हैं। ये हैं भारत के अगले टारगेट्स। कौन कौन से आतंकी है, ये कौन से आतंकी, इनके टारगेट्स कैसे सेट किए गए हैं आपको बताऊंगा, और हाफिज सईद का बेटा क्या कह रहा है यह भी आपको सुनवाऊंगा। पहला टारगेट हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और यूएन ने इसे आतंकी, ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान की कोर्ट से भी इसे सजा मिली हुई है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरा टारगेट नंबर 2 तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, बाप के नक्शे कदम पर चलता है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस इसको सुरक्षा देती है, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। तीसरा टारगेट है जकीउर रहमान लखवी, लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल हेड है, भारत के टॉप हिट लिस्ट में शामिल है, मुंबई हमला और संसद पर हमले में शामिल था। तीसरा टारगेट साजिद मीर, 26/11 हमले का मेन हैंडलर साजिद मीर था। पाकिस्तान ने इसको लेकर पहले झूठ बोला, पाकिस्तान ने इसकी मौत को लेकर दावा किया था, बाद में पाक की कोर्ट ने इसे सजा सुना दी। और टारगेट नंबर 5 है हाजी मोहम्मद अशरफ, आतंकी मशीनरी का फाइनेंसर है, ये सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में भी है। और ये 5 टारगेट्स होने वाले हैं। लेकिन आपको दिखाऊं कौन है हाफिज सईद का बेटा। सुन लिया आपने, हाफिज सईद के बेटे को गला सूख गया है, उसे भी डर है कि भारत और पीएम मोदी का टारगेट नंबर 1 कौन है। तस्वीर दिखाऊं, इस बीच रूस भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, खुद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। अगली तस्वीर देखिए, विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि रूस